The Chronicles of the Narnia, Book 4, Prince Caspian, Part 2, Chapter 4, The Dwarf टेल्स ऑफ प्रिंस कैस्पियन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो चारों पेवेंसी भाई बहन नार्निया पहुंच जाते हैं और टूटे फूटे केयर पैरावेल के दर्शन करते हैं और एक डॉर्फ की जान भी बचाते हैं। अब आगे प्रिंस कैस्पियन नार्निया के बीचों बीच बने अपने किले में अपने चाचा और चाची के साथ रहा करता था। उसके चाचा मिराज नार्निया के राजा थे और उसकी चाची का नाम पूर्ण प्रिज्मिया था। वैसे तो प्रिंस कैस्पियन के पास ढेर सारे खिलौने हुआ करते थे जिनसे वो खेल सकता था, पर उसके पूरे दिन में सबसे पसंदीदा समय वो होता था जब उसकी नर्स उसके सारे खिलौने समेट के उसे कहानियां सुनाया करती थी। प्रिंस कैस्पियन के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और अपने चाचा चाची से उसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन हर हफ्ते उसके चाचा उसके लिए बुलावा भेजते और वो दोनों उस किले की छत पर उत्तरी तरफ की जगहों में टहला करते थे। एक बार जब वो दोनों टहल रहे थे तो कैस्पियन के चाचा ने उससे कहा कि कैस्पियन को घोड़ा चलाना और तलवार चलाना सीखना होगा। मिराज बताते हैं कि उनकी खुद की तो कोई औलाद नहीं है, इसलिए कैस्पियन को ही उनके बाद राजा बनना है। मिराज कैस्पियन से पूछते हैं कि इस पर उसके क्या विचार हैं, जिस पर कैस्पियन कहता है कि उसे नहीं पता। इस पर मिराज कहता है कि नहीं पता, एक राजा बनने से ज्यादा कोई क्या ही चाह सकता है। कैस्पियन उसे बताता है कि वो भी राजा बनना चाहता है, पर कितना अच्छा होता अगर वो पुराने जमाने में रह पाता। अभी तक मिराज बड़े ही एवं ही तरीके से कैस्पियन से बात कर रहा था, पर यह बात सुन के वो बड़ी गंभीरता से कहता है कि पुराने जमाने से उसका क्या मतलब है। कैस्पियन बताता है वो जमाना जब जानवर बोल सकते थे, नदियों और पेड़ों में बोलने वाले लोग रहा करते थे जिन्हें नायाड्स और ड्रायड्स कहा जाता था। उस जमाने में बौने हुआ करते थे और लोग भी बड़े प्यारे हुआ करते थे। ये सब सुनने के बाद मिराज कैस्पियन से कहता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों के लिए। तुम अब इन सब के लिए बहुत बड़े हो चुके हो। तुम्हारी उम्र के लड़के को घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंग में दिमाग लगाना चाहिए, ना कि बच्चों की कहानियों में। कैस्पियन कहता है कि उस जमाने में जंग भी हुआ करती थी। उस जमाने में एक व्हाइट विच थी जिसने अपने आप को नार्निया की रानी बना लिया था और हमेशा के लिए ठंड रखी थी, और फिर चार भाई बहनों ने मिलकर उसे मार गिराया और वो चारों नार्निया के राजा रानी बन गए और नार्निया में खुशी और खुशहाली वापस आ गई। और ये सब सिर्फ असलन की वजह से हुआ। इस पर मिराज पूछता है कि ये असलन कौन है। अब अगर कैस्पियन थोड़ा बड़ा होता तो वो समझ जाता कि मिराज गुस्से में है और अब उसे चुप हो जाना चाहिए, पर वो ये बात नहीं समझा और बोलता रहा और उसने बताया कि असलन एक शेर है और दरिया पार से आता है। ये सुन के मिराज बहुत गुस्से में कैस्पियन से पूछता है कि ये सारी बकवास तुम्हें कौन बता रहा है। इस पर कैस्पियन एकदम चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। मिराज फिर पूछता है कि कौन कैस्पियन को ये सारे झूठ की पट्टी पढ़ा रहा है। इस पर डरा सहमा कैस्पियन रोंदी सी हालत में बोलता है कि नर्स ने उसे ये सारी कहानियां सुनाई हैं। ये सुन के मिराज उसे कंधे से पकड़ के बोलता है कि आज के बाद वो उसे इन कहानियों के बारे में सोचते हुए भी ना पकड़ ले। ऐसे कोई चार राजा रानी नहीं थे, आखिर दो राजा एक साथ देखे हैं कभी तुमने? और शेर जैसा कुछ भी नहीं होता, और ऐसा कोई समय नहीं था जब जानवर बोल सकते थे। इसके बाद मिराज एक आदमी को बुलवा के कैस्पियन को उसके कमरे में भिजवा देता है और कैस्पियन की नर्स को तुरंत अपने पास बुलवा लेता है। कैस्पियन को अगले दिन पता चलता है कि उसके नर्स का नाम लेने की वजह से मिराज ने उस नर्स को कहीं दूर भेज दिया है और उसे कैस्पियन से एक आखिरी बार मिलने भी नहीं दिया। नर्स के जाने के बाद कैस्पियन अक्सर नार्निया की उन कहानियों के बारे में सोचा करता और नायाड्स और ड्रायड्स के सपने भी देखा करता। कैस्पियन ने अपने महल के हर कुत्ते बिल्ली से कुछ बुलवाने की पूरी कोशिश करी, पर निराशा के अलावा उसके हाथ और कुछ नहीं लगा। नर्स के जाने के बाद कैस्पियन को खबर मिलती है कि उसके लिए एक नया ट्यूटर बुलवाया जाएगा। कैस्पियन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसे लगा था कि उसे उस ट्यूटर से नफरत होगी। और एक हफ्ते बाद जब वो ट्यूटर आया तो कैस्पियन ने पाया कि वो ट्यूटर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पसंद ना करना बिल्कुल नामुमकिन था, और अगर कोई उन्हें अच्छे से ना जानता हो तो ये बताना बहुत मुश्किल था कि वो कोई बात गंभीरता से कह रहे हैं या मजाक में कह रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर कॉर्नेलियस था और वो एक मोटे से छोटे से लंबी सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। कैस्पियन की उनके साथ बिताई सबसे पसंदीदा कक्षा थी इतिहास की कक्षा। डॉक्टर कॉर्नेलियस ने उसे बताया कि कैस्पियन द फर्स्ट, जो कि कैस्पियन के ही पूर्वज हैं, उन्होंने नार्निया पर अपना राज जमाया, और यह भी बताया कि इसीलिए उन्हें कैस्पियन द कॉन्करर भी कहा जाता था। डॉक्टर कॉर्नेलियस ये भी बताते हैं कि तुम लोग असली नार्नियंस नहीं हो, तुम सब पश्चिमी पहाड़ों के पार टेलमार से आए हो, तुम सब टेलमरीन्स हो। कैस्पियन डॉक्टर कॉर्नेलियस से कैस्पियन द फर्स्ट के नार्निया पे राज से पहले के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि उनके नार्निया पे राज से पहले यहाँ कौन रहता था, जिस पर डॉक्टर कॉर्नेलियस कहते हैं कि बहुत ही कम लोग रहा करते थे। इस पर कैस्पियन पूछता है कि क्या एक बहुत बड़ी सी जंग नहीं हुई थी, जिस पर डॉक्टर
कॉर्नेलियस कहते हैं कि मैंने बताया तो यहाँ इतने लोग ही नहीं रहा करते थे। इस पर कैस्पियन कहता है अगर कोई रहता नहीं था और कोई जंग नहीं हुई तो कैस्पियन द कॉन्करर ने इस नार्निया को जीता किससे, कॉन्कर किया किससे। ये बातें सुन के डॉक्टर कॉर्नेलियस कैस्पियन के सवालों का जवाब ना देते हुए उसकी बातें घुमा देते हैं और इतिहास की जगह अब व्याकरण पढ़ने की बात करते हैं। कैस्पियन अपने सवालों पर अड़ा रहता है और पूछता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कैस्पियन द कॉन्करर से पहले बहुत कम लोग रहते हों। तभी कैस्पियन की बत्ती जलती है और वो पूछता है कि बहुत कम लोग रहा करते थे मतलब कई और प्रकार के प्राणी रहा करते थे, जैसे कि उन कहानियों वाले नायाड्स, ड्रायाड्स, बोलने वाले जानवर, सेंटोर्स और कई प्राणी। ये सब सुनकर डॉक्टर कॉर्नेलियस बहुत गंभीरता से फुसफुसाते हुए कहते हैं कि अब बस, इस बारे में एक भी और शब्द नहीं। ये कहानियां तुम्हें सुनाने की वजह से तुम्हारी नर्स को तो भेज ही दिया गया है, और अगर किसी को पता चला कि मैंने तुम्हें इस सब के बारे में कुछ बताया तो मेरा सर भी मेरे शरीर से जुड़ा नहीं रहेगा। राजा मिराज को इस सब के बारे में कोई भी बात किए जाना कतई पसंद नहीं है। इसके बाद डॉक्टर कॉर्नेलियस कैस्पियन को अंग्रेजी की व्याकरण पढ़ाते हैं और कैस्पियन जो कि खुशी के मारे अपने मन में उछले जा रहा था, उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर कॉर्नेलियस उसे जरूर उसके सवालों का जवाब देंगे। पर कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कैस्पियन को खगोल पढ़ाने की बात करी तो वो कैस्पियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कैस्पियन को बताया कि उस रात अलम्बिल और तरवा नाम के दो ग्रह एक दूसरे के सामने से निकलेंगे और इन दो ग्रहों का ऐसा नजारा 200 साल में एक बार देखने को मिलता है। तुम इस नज़ारे को दोबारा देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। अब कैस्पियन को खगोल पढ़ने में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर रात को महल में जागने का मौका वो गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन ग्रहों को देखने में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर कॉर्नेलियस के कहे के मुताबिक कैस्पियन उस रात जल्दी सो गया था और उसके हिसाब किताब के बिल्कुल विपरीत उसे लेटते ही नींद आ गई थी। उन ग्रहों के उस नज़ारे के शुरू होने से कुछ ही समय पहले डॉक्टर कॉर्नेलियस ने उसे जगाया और उसे एक नर्म चोगा पहना के महल के बीचों बीच वाली मीनार के ऊपर ले गए। उस मीनार से कैस्पियन पश्चिमी पहाड़ और कई दूर दूर की चीजें देख पा रहा था। तभी कैस्पियन और डॉक्टर कॉर्नेलियस ऊपर उन दोनों ग्रहों की तरफ देखते हैं और कैस्पियन पूछता है कि क्या ये दोनों ग्रह टकराने वाले हैं, जिस पर डॉक्टर कॉर्नेलियस उसे बताते हैं कि इन ग्रहों के साथ कंचे खेलने वाले अपना खेल बहुत बखूबी से खेलते हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में नहीं टकराएंगे। इसके बाद डॉक्टर कॉर्नेलियस कैस्पियन को बताते हैं कि जीत के देवता तरवा और शांति की देवी अलम्बिल की ये मुलाकात नार्निया जैसी दुख भरी जगह के लिए बहुत शुभ होगी। इसके बाद कैस्पियन डॉक्टर से कहता है कि इस मीनार के ऊपर पेड़ होने के कारण हम इन ग्रहों को अच्छे से नहीं देख पा रहे। पश्चिमी मीनार जो कि इस मीनार से छोटी है, उससे ये नज़ारा ज्यादा साफ दिखता। ये सुनकर भी डॉक्टर कॉर्नेलियस अपनी नजरें ग्रहों पर गड़ाए रखते हैं और अगले 2 मिनट तक कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर बाद कैस्पियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने अब वो देख लिया है जो कि अभी जिंदा कोई भी इंसान कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि हाँ, तुम सही हो, पश्चिमी मीनार से ये संगम ज्यादा साफ दिखता, पर इस मीनार पे मैं तुम्हें एक और वजह से भी लाया हूँ। डॉक्टर कॉर्नेलियस कहते हैं कि इस मीनार की सबसे खास बात यह है कि जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे 6 खाली कमरे हैं और उनके नीचे सीढ़ियां हैं जो कि एक दरवाजे से होकर आती हैं और वो दरवाजा बंद है, इसलिए हम यहाँ जो भी बात करेंगे उसे कोई भी नहीं सुन पाएगा। इस पर कैस्पियन पूछता है कि क्या आप मुझे वो बात बताएंगे जो कि उस दिन आप मुझे नहीं बता रहे थे। डॉक्टर कॉर्नेलियस कहते हैं कि हाँ, और कैस्पियन से कहते हैं कि वो दोनों जब भी ये बातें करेंगे तो सिर्फ इसी मीनार के ऊपर करेंगे और कहीं भी नहीं करेंगे। कैस्पियन डॉक्टर कॉर्नेलियस को वादा करता है कि वो इस बात का हमेशा ख्याल रखेगा और फिर डॉक्टर कॉर्नेलियस उसे बताते हैं कि उसने जो कुछ भी पुराने नार्निया के बारे में सुना है वो सब सच है। नार्निया एक कभी भी इंसानों की धरती नहीं थी, वो बोलने वाले जानवरों का देश था। बौने, सेंटोर्स, नायाड्स, ड्रायड्स, फॉन्स और जाइंट्स यहाँ दिखना एक आम बात हुआ करती थी। नार्निया बोलने वाले झरने और पेड़ों का देश था, असलन का देश था, और तुम्हारे पूर्वज कैस्पियन द फर्स्ट ने इसी के खिलाफ जंग लड़ी और सारे बोलने वाले प्राणियों को चुप करा दिया। और अब तो वो लोग उन बोलने वाले जीवों की यादें और कहानियां तक मिटा देना चाहते हैं। इस पर कैस्पियन अपना दुख जताता है और पूछता है कि डॉक्टर कॉर्नेलियस जब भी टेलमरीन्स की बात करते हैं तो वो तुम टेलमरीन्स क्यों कहते हैं? क्या वो खुद एक टेलमरीन नहीं है? जिस पर डॉक्टर कहते हैं, क्या मैं एक टेलमरीन दिखता हूँ तुम्हें? कैस्पियन उनकी शक्ल को देखकर कहता है कि आप इंसान तो जरूर हैं। और डॉक्टर फिर से पूछते हैं
क्या मैं एक इंसान हूँ? जिस पर कैस्पियन उनके छोटे और मोटे शरीर की तरफ अच्छे से देख के अपने आप से दो चीजें कहता है। पहली ये कि ये तो एक बौना है और ये मुझे यहाँ पर मेरी हत्या करने लाया है, और दूसरा ख्याल आता है कि वाह, ये तो एक सच का बौना है। डॉक्टर कॉर्नेलियस कहते हैं कि तुम समझ गए, पर तुम आधा समझे हो। मैं एक असली बौना नहीं हूँ, मुझ में भी इंसानी खून है। जब पेड़ों को चुप करा दिया गया तो कई जिंदा बच गए बौने छुप गए और ऊंचे ऊंचे जूते पहन के इंसानों के बीच रहने लगे। मैं एक आधा बौना आधा इंसान हूँ। ये सुन के कैस्पियन कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, पर इसमें मेरा कसूर नहीं है। जिस पर डॉक्टर कॉर्नेलियस कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं ये बातें तुम्हें दो कारणों से बता रहा हूँ। पहला ये कि ये सारे राज मैंने अपने दिल में इतने समय से दबा रखे हैं कि अब दिल में दर्द होने लगा है। मुझे जरूरत है इनको बाहर निकालने की। और दूसरा कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम बड़े हो और राजा बनो तो तुम पुराने नार्नियंस की मदद करो। मैं जानकर खुश हूँ कि तुम्हें पुराना नार्निया पसंद है। कैस्पियन कहता है कि पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर कॉर्नेलियस कहते हैं कि तुम उन छुपे बौनों और बोलने वाले जानवरों को जीने का हक दे सकते हो। किसी जादूगर को ढूंढ के पेड़ों और झरनों को दोबारा जुबान दे सकते हो। कैस्पियन पूछता है कि आपको लगता है कि कोई बौना या फौन जिंदा बचा होगा? डॉक्टर कॉर्नेलियस बताते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, पर फिर कहते हैं कि पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी लगता है कि कौन ही बचा होगा अभी तक, पर कभी कभी कहीं न कहीं से ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने बौनों का ढोल सुना हो या किसी फौन के नाचने की आवाज सुनी हो। पर जब भी मैं उन आवाजों की तरफ गया तो मुझे कुछ नहीं मिला, कभी कोई नहीं मिला। अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है मैंने पुराने नार्नियन प्राणियों को ढूंढते ढूंढते। मैं चाहता हूँ कि तुम राजा पीटर की तरह बनो। ये सुन के कैस्पियन पूछता है कि मतलब वो दोनों राजा और रानियां असली थी? वो चारों, वो सफेद चुड़ैल, वो जंग, सब सच है? डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, वो सब सच है। राजा पीटर के राज के दौरान नार्निया का सुनहरा दौर था। इसके बाद कैस्पियन पूछता है कि क्या वो चारों इस किले में रहा करते थे? जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, ये किला तो कैस्पियन द फर्स्ट ने बाद में बनवाया था। वो चारों को राजगद्दी पे खुद असलन ने बैठाया था, वो भी कैर पैरावेल में, जो कि तबाह हो चुका है, और ऐसा कोई जिंदा प्राणी नहीं है जिसने उसे अपनी आंखों से देखा हो। कैर पैरावेल उस बड़ी नदी के छोर पर है, समुद्री तट पर, और अब तो शायद वहां उसका खंडर भी नहीं बचा होगा। कैस्पियन कहता है कि आपका मतलब है कि उस काले जंगल में जहां भूत प्रेत बसते हैं? डॉक्टर कॉर्नेलियस कहते हैं कि तुम्हें भी ये झूठी बातें पढ़ाई गई हैं, क्योंकि सारी कहानियों में ये बताया जाता है कि असलन समुद्र पार से आता है, इसीलिए सारे टेलमरीन राजा समुद्र से डरते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी समुद्री तट पर जाए। और क्योंकि उनकी पेड़ों से भी लड़ाई है, इसलिए उन्होंने जंगल में भूत होने की कहानियां बना डाली हैं। इन सारी बातों के बाद डॉक्टर कॉर्नेलियस कैस्पियन को उसके कमरे में ले जाकर सुला देते हैं, क्योंकि वो दोनों कई घंटों से बतिया रहे थे। चैप्टर 5, कैस्पियंस एडवेंचर इन द माउंटेन्स। उस रात के बाद कैस्पियन और डॉक्टर कॉर्नेलियस की कई बार पुराने नार्निया के बारे में कई बातें हुई। कैस्पियन अपना खाली समय पुराने नार्निया के बारे में सोचते हुए गुजारता और बाकी समय में उसने घुड़सवारी, शिकार, भूगोल, खगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, कला, साहित्य और समुद्र और जहाजों को छोड़कर बाकी कई चीजों के बारे में कई बातें सीखी। कैस्पियन ने यह भी जाना कि उसे उसकी चाची इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो खुद भी उसे पसंद नहीं करती। साथ ही में कैस्पियन ने अपने आसपास देख सुन के ये भी जाना कि नार्निया बिल्कुल भी एक खुशहाल जगह नहीं है। कर बहुत ज्यादा है, कानून बहुत सख्त हैं और मिराज एक क्रूर आदमी है। एक दिन कैस्पियन ने ध्यान दिया कि उसकी चाची कुछ बीमार थी और किले में इस वजह से एक हलचल सी चल रही थी। उस रात डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कैस्पियन को जगाया और कहा कि जैसा वो कहते हैं कैस्पियन को वो करना होगा। कैस्पियन उन पर इतना भरोसा करता था कि उसने वही किया जो उन्होंने कहा। उनके कहने पर उसने अपने कपड़े पहने। डॉक्टर कॉर्नेलियस ने उसे बगल के कमरे से एक झोले में कुछ खाने पीने की चीजें दी। कैस्पियन को अपनी तलवार उसमें रखने को कहा और बताया कि नीचे के 2 सिपाहियों को वो जादू से सुलाकर आए हैं। इसके बाद वो उसे उसी मीनार पे ले गए जहां पर उन्होंने कैस्पियन को बताया कि महाराज, आपकी जान खतरे में है, आपको अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। इस पर कैस्पियन पूछता है मतलब, जिस पर वो बताते हैं कि कैस्पियन द 9th का बेटा कैस्पियन द 10th ही नार्निया का असली वारिस है, यानी आप। और आपके चाचा मिराज ने उनके मरने के बाद पहले तो अपने आप को बस एक छोटी सी पदवी दी और उसके बाद उसके खिलाफ जो कोई भी कुछ बोल सकता था उन सबको गायब कर दिया। उसने उन 7 अफसरों को जिन्हें समुद्र से डर नहीं लगता था, समुद्र पार और जमीन ढूंढने भेज दिया और जैसा वो जानता था वो कभी नहीं लौटे। उसने बीवर्स डैम के भाइयों को पागल करार कर दिया। कई लोगों को झूठे इल्जामों पर देश निकाला दे दिया। 2 लोग शिकार पे गए और इत्तेफाक से मारे गए और अंत में पूरे दरबार में सिर्फ उसके चाहने वाले बचे जिनके समर्थन से उसने अपने आप को राजा बना लिया। इस पर कैस्पियन कहता है कि आपके हिसाब से अब मेरी जान खतरे में है? डॉक्टर कहते हैं हाँ, और कैस्पियन पूछता है पर अब ही क्यों?
डॉक्टर बताते हैं क्योंकि 2 घंटे पहले जो हुआ उसकी वजह से मिराज अब कुछ भी कर सकता है। वो बताते हैं कि उसकी चाची को एक बेटा हुआ है। कैस्पियन पूछता है कि तो इससे मेरा क्या लेना देना। डॉक्टर कॉर्नेलियस कहते हैं कि क्या मेरे पढ़ाए इतिहास से तुम कुछ नहीं सीखे? पहले जब मिराज की कोई संतान नहीं थी तो किसी अनजान के बदले वो खुशी खुशी तुम्हें राजा बनने देता, पर अब क्योंकि उसका खुद का बेटा पैदा हो चुका है तो वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। इसके बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि कैस्पियन को दक्षिणी सरहद पार आर्चनलैंड के राजा नैन के पास जाना चाहिए, वो उसकी मदद करेंगे। इसके बाद डॉक्टर कॉर्नेलियस कैस्पियन को नीचे खुले एक दरवाजे की ओर ले जाते हैं जहां उसका घोड़ा डेस्ट्रियर उसके लिए तैयार खड़ा था। कैस्पियन डरा हुआ था क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि वो डॉक्टर से दोबारा कभी मिल पाएगा भी या नहीं, पर वो इस बात पर फूला नहीं समा रहा था कि राजा कैस्पियन द 10th जरूरी वजह से रोमांच पर जा रहे हैं। कई सारी सलाहों के साथ साथ डॉक्टर कॉर्नेलियस ने कैस्पियन को एक सोने से भरी पोटली और रानी सूजन का भोंपू भी दिया। उन्होंने बताया कि इस भोंपू को सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही फूकना और किसी न किसी तरीके से तुम तक मदद पहुंच ही जाएगी। अपने घोड़े डेस्ट्रियर पर सवार होकर कैस्पियन पूरी रात दक्षिण की तरफ सवारी करता रहा। सुबह होने पर उसने डेस्ट्रियर की काठी खोल के उसे घास चरने दी और खुद भी कुछ खा पीकर सो गया। दोपहर को जब वो उठा तो वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। अब दक्षिण की ओर चलते हुए उसे ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ना पड़ रहा था। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती गई, पहाड़ और जंगल भी आने लगे, अंधेरा होने लगा, जंगल घने होने लगे और बिजली भी कड़कने लगी। कैस्पियन का दिमाग जंगल की भूतिया कहानियों से भर गया। उसने सोचा कि है तो वो भी एक टेलमरीन ही, ये पेड़ हो सकता है उसे भी ना छोड़े। थोड़ी देर बाद कैस्पियन के पीछे एक पेड़ गिरा और हालत और बिगड़ने लगी। कुछ देर बाद उसके सर पर जोर से कुछ लगा और वो बेहोश हो गया। कैस्पियन को जब थोड़ा सा होश आया तो उसने सुना कि उसके आसपास 3 आवाजें बात कर रही हैं। वो तीनों बात कर रहे थे कि उन्हें कैस्पियन के साथ क्या करना चाहिए। एक ने बोला कि इसे मार देते हैं, एक ने बोला कि इसे मारना एक मेहमान को मारने जैसा होगा और तीसरे ने कहा कि मैं इसे कुछ पीने के लिए देता हूँ। कैस्पियन ने अपने आधे होश में कहा कि मेरे साथ तुम लोग कुछ भी करो, बस मेरे घोड़े को कोई चोट मत पहुंचाना। और उन आवाजों ने बताया कि वो घोड़ा तो कब का भाग चुका है। कुछ ही क्षणों में कैस्पियन को एक काली परछाई अपनी तरफ आती दिखती है। वो जो कोई भी था बहुत बालों से भरा हुआ था और जैसे ही कैस्पियन ने ढंग से देखा कि वो कौन है या फिर क्या है, वो भौचक्का रह गया। वो एक बैजर था, पर वो एक आम बैजर से बड़ा था, ज्यादा दोस्ताना था और बोल सकता था। कैस्पियन देखता है कि वो बाकी 2 आवाजों के मालिक बहुत छोटे से 2 आदमी थे। वो दोनों डॉक्टर कॉर्नेलियस से भी छोटे थे, बालों से भरे हुए थे, उनकी लंबी दाढ़ी थी और कैस्पियन उन्हें देखते ही समझ गया था कि वो दोनों असली बौने हैं और उनके अंदर इंसानी खून का एक कतरा भी नहीं है। इन तीनों को देखने और बैजर की लाई वो गर्म मीठी चीज पीकर कैस्पियन फिर से बेहोश हो गया। आने वाले कुछ दिनों में वो उन तीनों को नाम से जान गया। उस बैजर का नाम था ट्रफल हंटर। जो बौना कैस्पियन को मार देना चाहता था, उसके काले बाल और दाढ़ी थी बिल्कुल एक घोड़े जैसे और उसका नाम था निकाब्रिक। और वो दूसरा बौना जिसके एक लोमड़ी जैसे लाल बाल थे, उसका नाम था ट्रम्पकिन। निकाब्रिक कहने लगता है कि बैजर और ट्रम्पकिन को उसे कैस्पियन को मारने देना चाहिए था, नहीं तो वो इंसानों को जाके उनके बारे में बता देगा। कैस्पियन कहता है कि वो इंसानों के पास खुद भी नहीं जाना चाहता, बल्कि यहीं रहना चाहता है। और वो बताता है कि जब उसके सर पर वो पेड़ लगा था तो वो खुद अपनी जान बचा के भाग रहा था। वो ये भी कहता है कि मिराज मुझे मारना चाहता है और अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो तुम लोग उसी के मतलब का काम कर बैठोगे। ये सुन के ट्रम्पकिन पूछता है कि आखिर तुमने इस उम्र में ऐसा क्या कर दिया जो मिराज तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। जिस पर कैस्पियन बताता है कि मिराज उसका चाचा है। जो सुनते ही निकाब्रिक अपना खंजर लेके कैस्पियन के पेट में भोगने ही वाला होता है कि बैजर और ट्रम्पकिन उसके सामने आ जाते हैं। बैजर और ट्रम्पकिन उसे बैठाते हैं और कैस्पियन को अपनी पूरी कहानी सुनाने को कहते हैं। तभी निकाब्रिक कहता है कि उसे इंसान कतई पसंद नहीं है और किसी को ना पता चले कि वो तीनों यहाँ रहते हैं तो ही बेहतर होगा। वैसे भी उस नर्स ने इंसानों के सामने अपना मुंह खोल दिया और वो रेनेगेड बौना, वो शिक्षक जो इंसानों के बीच रहता है, उन जैसों से तो मुझे इंसानों से भी ज्यादा नफरत है। इस पर बैजर कहता है कि तुम बौने भी इंसानों जैसे वक्त के साथ बदल जाते हो, बातें भूल जाते हो, पर मैं एक बैजर हूँ, मुझे सब याद रहता है। ये नार्निया इंसानों का नहीं, जानवरों का देश है। नायाड्स, ड्रायड्स, बौने, फॉन्स और सेंटोर्स का देश है, पर फिर भी नार्निया पर राज एक इंसान ही करेगा। मुझे याद है कि असलन ने अपने हाथों से पीटर को नार्निया की राजगद्दी पर बैठाया था केयर पैरावेल में, और ये लड़का जिसने हम पुराने नार्नियंस को ढूंढा है, यही हमारा राजा बनेगा। निकाब्रिक इस बात को सुन के बहुत भड़कता है और कहता है कि कौन ही आज के जमाने में असलन में विश्वास रखता है। जिस पर कैस्पियन कहता है कि उसे असलन पर विश्वास है
अगर पहले नहीं था तो अब जरूर है। एक समय था जब अगर कोई भी उसे बोलने वाले जानवरों की बात बताता तो वो हंसने लगता, पर अब जब वो उन तीनों से मिल चुका है, ना ही उसे बोलने वाले जानवरों पर यकीन हो गया है बल्कि असलन पर भी हो गया है। इस पर निकाब्रिक कहता है कि असलन ने बैठाया होगा इंसानों को राजगद्दी पर वो इंसान अलग थे। ये तो एक टेलमरीन है, वो टेलमरीन जो कि जानवरों को अपने खेल के लिए मार दिया करते हैं। क्या तुमने कभी शिकार नहीं खेला? जिस पर कैस्पियन कहता है कि हाँ खेला है, पर वो बोलने वाले जानवर नहीं थे, वो बेजुबान जानवर थे। इस पर बैजर कहता है कि तुम जानते हो कि आजकल के जानवर पहले के मुकाबले बहुत अलग हैं। वो छोटे हैं, बेजुबान हैं और मंदबुद्धि हैं। वो उन जानवरों से हो गए हैं जैसे कैलमैन या टेलमार में मिलते हैं। अब ढेर सारी बातों और चर्चा के बाद वो सब तय करते हैं कि कैस्पियन उन्हीं के साथ रहेगा और उसे बाकी पुराने नार्नियन से भी मिलवाएंगे। चैप्टर 6 द पीपल दैट लिव्ड इन हाइडिंग। एक सुबह ट्रफल हंटर कैस्पियन को 3 भालुओं से मिलवाने ले गया, जिसके बाद उन्होंने कैस्पियन की मुलाकात पैटरट्विग नाम की एक लाल गिलहरी से भी करवाई, जो कि एक आम गिलहरी से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और इतना ज्यादा बोलती थी कि उसे चुप करवाना एक मुश्किल बन गई। ट्रफल हंटर ने उस गिलहरी को कहा कि वो सारे पुराने नार्नियंस को बताए कि नाचने वाले बगीचे में 3 दिन बाद एक सभा रखी जाएगी और सारे पुराने नार्नियंस को उसमें आना है। इसके बाद वो सब कैस्पियन को एक जमीन के अंदर बनी लोहारी भट्टी में ले जाते हैं, जहाँ कई सारे बौने औजार बना रहे होते हैं। वो सब कैस्पियन ने कब्रिक और ट्रम्पकिन को कवच, तलवार और हेलमेट जैसे तोहफे भी देते हैं। कैस्पियन की खुद की तलवार उस बौने की बनाई तलवार के सामने खिलौने जैसी थी, इसलिए उसने खुशी खुशी उसे अपनी तलवार बनाया। 7 लाल बौने भाई भी कैस्पियन को अपना राजा मानने को तैयार हो गए और उसके बाद कैस्पियन को मिलवाया गया ग्लेनस्टॉर्म नाम के सेंटोर से, जो कि आधे इंसान और आधे घोड़े होते हैं। ग्लेनस्टॉर्म अपने 3 बेटों के साथ कैस्पियन से मिलता है और उसे अपना राजा मानकर उससे पूछता है कि मिराज को खदेड़ने की क्या योजना है। ये सुन के कैस्पियन थोड़ा गंभीर हो जाता है और पूछता है कि उसका मतलब है जंग लड़ना मिराज के साथ और उसे नार्निया से निकालना। इस पे ग्लेनस्टॉर्म कहता है कि तलवार लेके और पुराने नार्नियंस को इकट्ठा करके और क्या करने की योजना है तुम्हारी। कैस्पियन पूछता है कि क्या ऐसी जंग जीतना मुमकिन है और ग्लेनस्टॉर्म कहता है कि बिल्कुल मुमकिन है। ग्लेनस्टॉर्म क्योंकि एक ज्योतिष भी है और तारों को देखता है, वो कहता है कि अरम्बिल और तरवा का मिलन हो चुका है, ये इस जंग को छेड़ने के लिए सबसे सही समय है। इसके बाद कैस्पियन अगले पुराने नार्नियन एक चूहे से मिलता है, जो कि एक आम चूहे से तो बहुत बड़ा था और वो अपनी कमर पे अपने कद की एक तलवार टांग के रखता था। चूहे से मिलने के बाद कैस्पियन सो जाता है और जब उठता है तो उसे लगता है कि वो सारे बोलने वाले जानवर उसने अपने सपने में देखे थे, पर जब वो अपनी आंख खोलता है तो उसे कुछ गाने की आवाज आती है। वो जंगल की तरफ देखता रहता है और देखता है कि पुराने नार्नियंस जैसे कि फॉन्स गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। उस रात डांसिंग लॉन में वो सारे पुराने नार्नियंस और कैस्पियन खूब नाचे। उन सब ने उसे एकदम से अपना राजा मान लिया और अगली सुबह जब कैस्पियन उठा, उन सारे बकरी के पंजों के निशान देख के उसे फिर से ये यकीन हो गया कि वो रात जो उसने बिताई वो एक सपना नहीं था। सो दैट्स इट, दैट वाज द चैप्टर 4, 5 एंड 6 सेकंड पार्ट प्रिंस कैस्पियन का। अब आएगा थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो, ये वीडियो को देख ली, जाके पहले उसे देखो क्योंकि वो है फर्स्ट पार्ट। उसके अंदर चैप्टर 1 2 3, उसके बाद है चैप्टर 4 5 6। इस वीडियो में आने वाला है कुछ ही आने वाले हफ्तों में 7 8 और 9, जिसके अंदर होने वाली है आगे की कहानी इस प्रिंस कैस्पियन बुक की। अभी तक बुक कैसी लगी, अभी तक कहानी कैसी लगी, मुझे जानना है कमेंट्स के अंदर, क्योंकि भैया मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि मैं सच बताऊं तो बचपन में जो नार्निया की फर्स्ट वाली मूवी है वो मैंने बहुत देखी है, उसके अंदर क्या स्टोरी वगैरह है मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दूसरी मूवी सच बताऊं तो मैंने देखी तो जरूर है, लेकिन ये सारे प्लॉट पॉइंट्स, ये सारी कहानी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है और इसीलिए मेरे को तो एक बहुत ही फ्रेश एक्सपीरियंस मिल रहा है इस कहानी को जानने का, इस बुक को पढ़ के और इस वीडियोस को बना के। अगर आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फॉलो करो मैं इंस्टाग्राम पे मैं चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूँ रेगुलरली। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ चीजें डाल ही देते हैं हम। पिंटरेस्ट पे फॉलो कर सकते हैं आप हमें, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं आप उन पर हमें फॉलो कर सकते हैं। जरूर विजिट करें beingcinephile.com, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स आते हैं, रेगुलरली मूवीज के रिव्यूज आते हैं वगैरह वगैरह, बढ़िया बढ़िया मेरे थॉट्स और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे हिंदी चैनल बीइंग सिनेफाइल को और जरूर विजिट करें हमारे बीइंग सिनेफाइल 2.0 को, जो कि है हमारा अंग्रेजी चैनल, जहाँ पर थोड़े डीप वीडियो एसेज आते हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज के अंदर। और अगर नार्निया देखने में मजा आ रहा भैया तो थोड़ा शेयर वेयर करो, थोड़ी मोटिवेशन हमें भी दो ताकि हमें भी तो मजा आए ना वीडियो बनाने में, क्योंकि अब रेगुलरली हम वीडियो बना रहे हैं इसकी। प्रिंस कैस्पियन पे अभी चल दिए हैं, प्रिंस कैस्पियन खत्म होने के बाद वॉयज टू द डॉन ट्रेडर पे जाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट बैटल पे जाएंगे। भाई सब मजे करेंगे। लास्ट बैटल बिल्कुल देखो, पढ़ी तो किताबें हमने भी नहीं है आगे की, सिल्वर चेयर की थोड़ी बहुत कहानी मुझे पता है, ठीक है, लास्ट बैटल तो मैंने भी नहीं
पढ़ी है तो, और मुझे नहीं लगता कि आप में से भी किसी ने लास्ट बैटल की कहानी आप जानते होंगे, सिल्वर चेयर की भी जानते होंगे, और वॉयज टू द डॉन ट्रेडर की मूवी जरूर है, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में मिलकर इन कहानियों को एक्सपीरियंस करेंगे इसी तरह सिर्फ और सिर्फ बीइंग सिनेफाइल पे। तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ एक बात और जरूरी मैं भूल गया, वो ये है कि अगर आपने इन बुक्स को नहीं पढ़ा है तो मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा और हमेशा करता रहूंगा कि इन बुक्स को खुद जरूर पढ़ें, क्योंकि इन बुक्स बहुत ही शॉर्ट रीड हैं, इजी लैंग्वेज है, पढ़ने में आपको आ जाएगा मजा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई हैं। सारी बुक्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से इन किताबों को खरीदते हैं तो उससे मुझे बड़ी हेल्प होगी, थोड़ी सी फाइनेंशियल, और मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी इन वीडियोस को और अच्छे से और जल्दी जल्दी बनाने की। इसलिए जरूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, डालें इस वीडियो को ताकि और लोग देखें और मुझे वीडियो बनाने में मजा आए। और जरूर जाके नीचे आके किताबें जरूर खरीदें, क्योंकि किताबें पढ़ने का अलग ही मजा है भाई साहब, अलग ही। जरूर पढ़ो 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 पढ़ो।